हम पढ़ेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, लिमिट में सीरीज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ओके। ये भी काफी काम की चीज है भाई, बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजी कर देता है, ठीक है। उसका दूसरा रूप भी देखेंगे, पर वो बहुत ज्यादा काम का नहीं होगा, ओके। सो सीरीज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ओके, ठीक है। इस सीक्वेंस में पहला क्वेश्चन, इस सीक्वेंस में पहला क्वेश्चन, और आप खुद से समझना कि दोनों में से आपको कौन सा मेथड बेटर लग रहा है। मुझे लगता है अगर किसी का बाइनोमियल थ्योरम अच्छा है तो उसको दूसरा वाला मेथड या जो भी बाइनोमियल वाला मेथड है वो ज्यादा प्रेफरेबल होगा, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन है लिमिट, लिमिट, ये देखा है आपने क्वेश्चन, n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, कॉस ऑफ जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, cos of pi times of square root of n square plus n, ठीक है। square root of pi times of n square plus n। इसमें एक तरीके से मैं उस पाई को बाहर निकाल सकता हूं। तो पहले मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड से करूंगा सॉल्व, फिर मैं बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड हमें कभी यूज नहीं करना है। नहीं, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों मेथड डिस्कस करते हैं। अप्रोक्सीमेशन पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है, ओके। सो अगर मेरा यहां पर ना एक चीज हमने मिस की थी, एक चीज मिस की थी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी, या पता नहीं उस दिन मैंने बताया था नहीं। n बिलोंग्स टू इंटीजर बोल रहा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर बोल रहा है, n कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर n कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले ले रहा है, अगर n कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले ले रहा है, तो देखो तो cos ऑफ पाई टाइम्स ऑफ n माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई टाइम्स ऑफ एन माइनस थीटा, ठीक है। पाई टाइम्स ऑफ एन माइनस थीटा, अब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअली कॉस ऑफ थीटा जब एन की वैल्यूज चेंज हो रही हो, ठीक है। सो -1 रेज टू द पावर एन टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ पाई टाइम्स ऑफ एन माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कॉस ऑफ थीटा के बराबर हो जाती है। अब देखो तो जब मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा और cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। सो cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, वो तो cos ऑफ थीटा ही होता है भाई, ठीक है। n की वैल्यू मैं रखता हूं कोई ऑड वैल्यू, जैसे n की वैल्यू 3 रख देते हैं, छोटी सी वैल्यू रख करके देखो भाई, n की वैल्यू 3 रख देते हैं। अच्छा, सो -1 का क्यूब हो जाएगा, -1 का क्यूब नेगेटिव वैल्यू देने लग जाएगा, और cos ऑफ 3 पाई माइनस थीटा, मतलब एक चक्कर मारा तो पाई, फिर एक और चक्कर मारा तो 2 पाई, फिर एक और चक्कर मारा तो 3 पाई, ठीक है। 3 पाई और उसमें भी नहीं, पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है, मैंने हाफ ऑफ चक्कर मारे हैं। सो पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये वाले कॉस का खुद एक नेगेटिव साइन और -1 के पावर 3 में भी एक नेगेटिव साइन, दोनों मिल करके बना देंगे फिर से कॉस ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। तो ये वाला, अब देखो आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला हमें याद रहेगा क्या, एग्जाम में हमें चमक जाएगा क्या, कभी नहीं चमकेगा, ठीक है। तुम्हें भी नहीं चमकेगा, मुझे भी नहीं चमकेगा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसको बाद में, पर हाँ ये वाला मेथड इसलिए यूज किया क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक चीज कि जब कॉस और साइन के बगल में पाई लिख देते हैं तो उसको पाई माइनस थीटा या एन पाई माइनस थीटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए मोस्टली लिमिट्स में, ठीक है। नहीं चमकता है भाई, एग्जाम में नहीं चमकता है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं तो अब अंदर वाली वैल्यू बताओ। ये फॉर्मूले को याद रखना, ये फॉर्मूले को याद रखना, मोस्टली लिमिट्स में यूज होगा और कहीं नहीं आएगा, ठीक है, बिलीव मी, और ये फॉर्मूला कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा भैया, तो ये बन जाएगा लिमिट एन तो इंफिनिटी को टेंड कर रहा हो, ध्यान देना एन एक इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है, बहुत क्रिटिकल सी चीज है, एन एक इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है, एन इंफिनिटी को टेंड कर रहा है पर वो एक इंटीग्रल वैल्यू पे इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। कॉस के अंदर आ जाएगा, बाहर आएगा -1 रेज टू द पावर एन, कॉस के अंदर जाएगा पाई एन माइनस पाई स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, यही हम चाहते थे, दोनों के पास पाई हो, यही हम चाहते थे, ठीक है, यही हम चाहते थे। बस इसके बाद वाला स्टेप कौन बताएगा मुझे, इसके बाद क्या करना चाहिए। पाई कॉमन लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल सही। इसके बाद इसको ऐसा लिखेंगे,
दिस इज इक्विवेलेंट टू लिमिट n को भगा दो इंफिनिटी पर, -1 पे चढ़ा दो n, कॉस के अंदर से पाई बाहर निकाल लो, सो n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n दिखने लग जाएगा। अच्छा भाई, अब स्क्वायर रूट है, इंफिनिटी है, तो वक्त आ गया है क्या करने का, फिर 1/n का फॉर्म क्रिएट करेंगे ना सर अंदर। रैशनलाइज करने का। देखो अगर आप n को कॉमन ले लोगे ना, तो n को कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन n। वो हाँ थोड़े टाइम इफ वी टेक n कॉमन हाँ, n कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखो तो n कॉमन ले लेंगे तो कुछ बात नहीं बनेगी। 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या देने वाला है भाई, n कॉमन ले रहे हैं मतलब यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n, तो ये तो जीरो देने वाला है भाई, ये तो जीरो देने वाला है। तो यहां से अगर जीरो लेना था तो मैं क्यों ना यहीं से n कॉमन ले लेता। यहां से कोई सब्सटैंशियल आउटपुट नहीं मिल रहा है, यहां से कोई सब्सटैंशियल आउटपुट नहीं मिल रहा है। एक इंटीग्रल वैल्यू, एक इंटीग्रल वैल्यू, एक इंटीग्रल, ये जो n है ये अब पाई पे भागने लग जाएगा, ये वाला n तो जीरो पे भागने लग जाएगा। पर आप कर क्या रहे हो यहाँ पर, आप एक इंटीग्रल वैल्यू जो इन्फिनिटी पे भाग रही है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक इंटीग्रल वैल्यू से जो आउटपुट आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय जीरो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं इसको हॉस्पिटल पे लेके जाना पड़ेगा भाई। जीरो टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो प्रेफरेबली, क्योंकि स्क्वायर रूट है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, प्रेफरेबली वो वाली चीज रिमूव हो सकती है। या तो आप उस n को कॉमन लेके 1 अपॉन n बना दो, उस n को कॉमन लेके 1 अपॉन n क्रिएट कर लो, या फिर आप उसको रैशनलाइज करके उस वजह से, जिस वजह से वो जीरो हो जा रहा है, क्योंकि ये n का जब स्क्वायर होगा तो दूसरे वाले n स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो वो जो दाल में कुछ काला हो रहा है इस n की वजह से, उस n को कैंसिल कर दो, ठीक है। दोनों तरह से आंसर निकलेगा। बाहर में अगर आपने n बैठाया और अंदर में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n बैठाया, तो इस n को नीचे लेके जाना पड़ेगा, 1 अपॉन n बनाना पड़ेगा और फिर यूज करना पड़ेगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। यहां पर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करने वाला हूं स्क्वायर रूट के लिए। मैं क्या करने वाला हूं इसको, वैसे तो मैंने आपको ये भी बताया होगा कि स्क्वायर रूट को जनरली अगर आपको स्क्वायर रूट दिखे, तो जब भी आपको उससे बड़ा कोई रूट दिखे, क्यूबिक रूट दिखे, फोर्थ रूट दिखे, फिफ्थ रूट दिखे, तब आप यूज करो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। स्क्वायर रूट में आप हमेशा रैशनलाइज करो, ठीक है। ये हमने कुछ तो रूल बताया था, तो वो रूल भी काम आ सकता है। वैसे स्क्वायर रूट में आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे तो 1/2 दे देगा वो, ठीक है भाई। तो अब देखो ये सब तो कांस्टेंट है, और क्यों अंदर लेके जा रहे हैं ये समझो। ये मेरा कांस्टेंट, अच्छा नहीं, -1 का पावर n तो माइनस प्लस में चेंज करने वाला है, तो उससे इतना प्रॉब्लम नहीं है। कॉस से प्रॉब्लम नहीं है और पाई से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको जो अंदर में मसाला रखा हुआ है उससे है, इस वाले मसाले से प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर से समझो, -1 का कोई भी पावर हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो वो बनाएगा -1 रेज टू द पावर एक इवन नंबर, या फिर -1 रेज टू द पावर एक ऑड नंबर, ठीक है। तो उससे उससे मुझे बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। अच्छा, उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, तो अंदर में अगर इस लिमिट को मैं अंदर लेके जाऊं तो मैं केवल अंदर वाली लिमिट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। और अंदर वाली लिमिट कुछ ऐसे बन जाएगी भाई, n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। अच्छा, तो यहां से आउटपुट क्या मिलेगा, यहां से आउटपुट मिलेगा, अगर मैं n कॉमन भी ले लूं, सो ये कुछ ऐसा देने वाला है मुझे आउटपुट, ये कुछ ऐसा देने वाला है। n को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में बचेगा -1 और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस, नीचे से n कॉमन ले रहे हैं तो एक्चुअली n स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। और n स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन n। जब यहां पर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो केवल आउटपुट आएगा -1/2। एक बार फिर से नीचे ले जाके लिखता हूं, ठीक है। हाँ भाई, माइनस ऑफ, अब n की वैल्यू अगर आप इंफिनिटी रखोगे तो आ जाएगा -1/2। अच्छा, इसका मतलब मेरे लिमिट के साथ क्या आ गया, लिमिट के साथ, लिमिट तो अंदर चला गया है, -1 का कोई भी पावर देने वाले हो, कॉस के अंदर क्या आने वाला है, पाई टाइम्स ऑफ -1/2, पाई टाइम्स ऑफ -1/2।
और cos ऑफ माइनस ऑफ पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? cos ऑफ पाई बाय 2, और cos ऑफ पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो मेथड है जो एग्जाम में नहीं यूज करना है, कभी नहीं यूज करना है। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज करना है भाई? कौन सा मेथड यूज करना है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है यहां पर। इस वाले केस में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। अच्छा, सो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन किस तरह यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, क्या अप्लाई करेंगे तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा? मुझे 1 क्रिएट करना पड़ता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए। ठीक है, तो मेथड 1 चमका भाई। मेथड 1 जो यूज नहीं करना है कभी एग्जाम में, अब जो यूज करना है, जो यूज करना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले मेथड में हम क्या करने वाले हैं? लिमिट तो है n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट तो है n टेंड्स टू इंफिनिटी, उसके साथ क्या था? cos था, n टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, अब इसको दिया मैंने cos को दिया मैंने पाई, और जब आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा एक n और बनाना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये अब जो स्क्वायर रूट है ये तो कोई भी, ये ऐसा नहीं कि स्क्वायर रूट के लिए नहीं देता है भाई। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रैशनल इंडेक्स मुझे पता है कि उसको कैसे एक्सपैंड करते हैं। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अभी एक्सपेंशन पूछने वाला हूं क्योंकि मुझे खुद ही याद नहीं। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा cos ऑफ x, ये हो जाएगा पाई टाइम्स ऑफ n, और जब 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2 आएगा तो इसको कुछ ऐसा लिखते हैं 1 प्लस n टाइम्स ऑफ x। ठीक है, तो ये है 1 अपॉन n, 1 अपॉन n मेरा यहां पर x जैसा बिहेव कर रहा है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2। ठीक है, जो पार है, प्लस वो पार में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये पार में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। n minus 1 divided by factorial 2, n minus 1 divided by factorial 2 multiplied by, और क्या आएगा भाई? n का स्क्वायर, जो अंदर में x का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। याद करो भाई, 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस nn माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, पर इतने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बहुत आगे तक नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये वाले n से यहां पर n स्क्वायर मिलेगा तो एक एक्स्ट्रा n डिनोमिनेटर में बचा देगा, और जब एक एक्स्ट्रा n डिनोमिनेटर में बचेगा तो सब के सब जीरो को टेंड करने लग जाएंगे। ठीक है, तो संसार में बचेगी कौन सी चीज? संसार में ये वाली चीज बचेगी, ये वाली चीज बचेगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos ऑफ, अभी बचा पाई n, केवल फर्स्ट डिग्री तक जाओ तो 1 प्लस 1 अपॉन 2n। चमक रहा है क्या? बाकी सारे के सारे में एक्स्ट्रा n डिनोमिनेटर में बचेगा, सब जीरो हो जाएंगे। एक्स्ट्रा n डिनोमिनेटर में बच रहे हैं, सब जीरो। आयुष तेरे को चमक रहा है क्या? आयुष समझ में आ रहा है? उसके बाद वाले एक्सपेंशन में आएगा, उसके बाद वाले एक्सपेंशन में आएगा 1 अपॉन n क्यूब। जब ये पाई n में से एक n जाकर के 1 अपॉन n क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन n स्क्वायर, मतलब एक्स्ट्रा n बचते जाएगा, और वो n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो सबको जीरो बना देगा। अच्छा ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहां पर अगर आप एलसीएम खेलोगे ना, अगर आप एलसीएम खेलोगे तो ये लिमिट n तो भाग रहा है इंफिनिटी पे, यहां पर दे रहा है cos ऑफ, यहां पर दे रहा है पाई n तो है ही, और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n दे रहा है। ठीक है, तो इस वाले n को तो ये वाला n खा गया, पर आपको मिला क्या? आपको मिला n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n प्लस 1, इवन तो वो n इंफिनिटी पे भाग रहा है, पर वो n एक इंटीजर है। ठीक है, n एक इंटीजर है, तो आपको मिलेगा तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ही, इवन दो वो n इंफिनिटी पे पहुंच गया। ठीक है, सो इंफिनिटी पर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं, तो वो कोई तो ऑड वैल्यू देने वाला है, और जब वो कोई ऑड वैल्यू देने वाला तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है? कॉस के लिए 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 शून्य होता है। ठीक है, इसलिए आंसर आ जाएगा 0। बड़ी अजीब सी चीज है, बड़ी अजीब सी चीज है। सर ये इंफिनिटी को जा रहा है तो ऑसिलेटिंग लिमिट बनेगा क्या? नहीं बन रहा है ऑसिलेटिंग लिमिट, क्योंकि ये एन इंटीग्रल है। इंटीग्रल वैल्यू में अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कहीं भी पहुंच गया, इंटीग्रल वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करते रहे तो हमेशा इवन इंटीजर बन जा रहा है, और उसके साथ
1 ऐड कर दे रहे हैं तो एक ऑड इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है। ध्यान देना भाई, बहुत क्रिटिकल चीज है। ऑसिलेटिंग लिमिट नहीं है -1 से +1 के बीच में, शून्य दे रहा है, क्योंकि इंफिनिटी पे पहुंच करके भी वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 दे रहा है। ठीक है, आई चीज समझ में भाई? यस सर। यस एक क्वेश्चन हमने किया, अब एक क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, अब पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। हम उसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व नहीं करेंगे, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई यूज नहीं करने वाले, आपको केवल बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। ठीक है, सो इसी कंटिन्यूएशन में सेकंड वाला क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब है cos स्क्वायर्ड, देखना भाई, पाई मल्टीप्लाइड बाय थर्ड रूट ऑफ n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n, n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको समझा दी। लिमिट कहां भागता है? लिमिट जाता है फंक्शन के पास। लिमिट को cos स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, लिमिट को पाई से कोई मतलब नहीं, लिमिट को भागना है n के पास, क्योंकि वेरिएबल है मेरा केवल n। ठीक है, तो लगाओ तो दौड़ाओ तो थोड़ा अपना दिमाग, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा, तो मैं भी ट्राई करता हूं, आप भी मुझे बताना। एक और छोटी सी चीज यहाँ से सीखने को मिल रही है, उसको भी याद रखेंगे। तो पहले तो जो अंदर वाला मसाला है, पहले उसी मसाले पे खेल रहे हैं, इसी वाले मसाले पे खेल रहे हैं, तो मैं लिमिट को अंदर घुसा दूंगा भाई। लिमिट अंदर घुस गई कॉस के पास भी नहीं, वो एन भी इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट उसके पास चली गई। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है लिमिट है, एन भाग रहा है इंफिनिटी पे, और क्यूबिक रूट है। ऋषिकेश ने सही बोला, पहले सर पूरे से एन कॉमन ले लो, सबसे एन कॉमन। ऋषिकेश ये कैसे चमका कि सभी से एन कॉमन लेना है? ये कैसे तुझे पता चला? ये सुज्ञान को डाउट है, तुझे कैसे पता चला? सर मतलब सभी से n कॉमन लेना, समझा क्वेश्चन समझा। हाँ, तुझे कैसे पता चला कि जो माइनस ऑफ n है उससे भी n कॉमन लेना है? पहले वाले से तो n क्यूब कॉमन लेना है, ये सभी को समझ में आ रहा है। जो दूसरा वाला माइनस ऑफ n है उससे भी n कॉमन लेना है, ऐसा कुछ करना है। सर वो होल टर्म से वो n बाहर आ गया तो -1 बचेगा, देन जो हाँ, कांस्टेंट टर्म वो एक्सपांशन में बचेगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो कैंसिल करने के लिए चीज की, तो n कॉमन ले लिया और यहां पर बचा, मतलब n क्यूब कॉमन लिया एक्चुअली। सो 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर रेस टू द पावर 1 अपॉन 3 माइनस n कॉमन ले चुके हैं -1। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया भाई। अब आपने लगाया दिमाग, तो अप्रोक्सीमेशन है, n इंफिनिटी, नीचे वाली चीज बहुत बड़ी हो जा रही है, तो अप्रोक्सीमेट कहां तक करेंगे? केवल एक स्टेप तक करते हैं, तो वही 1/3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। तो आप समझो कि सीखने वाली चीज एक और कौन सी है यहां पर, कि इस वाली चीज को ना, ये वाली प्रोफाइल को मैंने एक टर्म लिया है। ठीक है, ये वाली 1 को अलग से छोड़ दिया और ये वाली प्रोफाइल को एक टर्म ले लिया। अच्छा, उसको एक टर्म कंसिडर कर लिया, तो ये बन जाएगा लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी n टाइम्स ऑफ, वो वाला 1 से ये बन जाएगा 1 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर -1। ये दोनों 1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बाहर बैठा हुआ n एक n को तो कैंसिल कर पाएगा, दूसरे को नहीं कर पाएगा। बाकी सब जितने भी डिनोमिनेटर में है सब 0 बना देंगे, तो फाइनल आउटपुट आएगा 1/3। ठीक है, ये तो इसका आउटपुट आ रहा है 1/3 भाई, पूरा आउटपुट नहीं मिला, तो पूरा आउटपुट हो जाएगा cos ऑफ पाई टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर ऑफ पाई। 3। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, कुछ ना कुछ हद तक समझ में आ गया, ये वाली चीज भी समझ में आ गई। अब थोड़े आसान क्वेश्चंस आएंगे भाई, तैयार रहो इन आसान क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कंटिन्यूएशन में नहीं है, आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के कंटिन्यूएशन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, लिमिट फिर से n भाग रहा है इंफिनिटी, लिमिट n तो भाग रहा है इंफिनिटी, e के पावर में है 1/n प्लस e के पावर में है 2/n प्लस e के पावर में है 3/n प्लस अप टू e के पावर में है n/n, और दिस थिंग डिवाइडेड बाय, सभी से डिवाइड कर दिया n को, और आई गेस इनमें कुछ पावर नहीं दिया। ठीक है, सो ये सर तो वो आसान e है। रेज़ टू द पावर 1/n कॉमन ले।
ये तो वो, हाँ ठीक है, ई रेस टू द पावर 1 अपॉन एन कॉमन ले लेंगे। मैं एक बार फिर से लास्ट वाला टर्म लिख देता हूँ, थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा था। ई रेस टू द पावर एन अपॉन एन, ठीक है। हाँ भाई, तो ई रेस टू द पावर 1 अपॉन एन कॉमन ले लिया, वेरी गुड। ई रेस टू द सर तो फिर वो पावर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म बनेगा ई बाद में। रेस टू द पावर 1 अपॉन एन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बन गया ई रेस टू द पावर 1 अपॉन एन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा ई रेस टू द पावर 1 प्लस ई रेस टू द पावर 1 अपॉन एन कॉमन लिया, तो ई का स्क्वायर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, 1 अपॉन एन कॉमन लिया ना। तो फिर 1 अपॉन एन आएगा सेकंड टर्म, अच्छा हाँ, 1 अपॉन एन माइनस में जा रहा है ना, 1 अपॉन एन ई रेस टू द पावर 1 अपॉन एन, फिर 2 अपॉन एन आएगा, फिर ई रेस टू द पावर 2 अपॉन एन आएगा, और लास्ट वाला बन जाएगा ई रेस टू द पावर 1 अपॉन एन कॉमन ले लिया, मतलब 1 अपॉन एन से डिवाइड कर रहे हैं, तो n माइनस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय n। हाँ ऋषिकेश, फिर क्या करें बेटा? सर ऊपर का वो सब जो वो बन रहा है ना, वो इंफिनिटी बन रहा है ना। इंफिनिटी बन रहा है भाई, 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 भागता है ना। तो वो टर्म 1 बन रहा है ना, मतलब 1 प्लस 1 कौन सा टर्म 1 पूरा का आंसर 1 आ जा रहा है? नहीं सर, 1 + 1 + 1 n-1। हाँ सर। अच्छा n-1 बच रहा है, ठीक है। सो ऊपर में आपको दिख रहा है n-1, नीचे में दिख रहा है n, और यहां पर है e रेस टू द पावर 1 अपॉन, ठीक है। अब देखो, आप जो गड़बड़ करते हो ना, यहाँ पर जो गड़बड़ करते हो, मैंने कई बार बोला होगा क्लास में कि भाई जब लिमिट अप्लाई करते हैं ना, एक बार में लिमिट अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं थोड़े से टर्म्स में एक बार लिमिट रख दूं, फिर थोड़े से बाकी बचे हुए टर्म्स में एक बार लिमिट रख दूं। ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे भाई, बारी बारी से लिमिट नहीं रखेंगे, एक एक करके लिमिट नहीं रखेंगे। तो कुछ तो गड़बड़ किया है हमने, कुछ साफ साफ दिख रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया अपनी तरफ से। इसमें कौन सी चीज साफ साफ दिख रही है उसमें? वो सीक्वेंस क्या है? बन रहा है। हाँ, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। पर उस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने से पहले भी, उसके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने से पहले भी मुझे ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए कि मुझे क्रिएट क्या करना है। जब e का पावर 1 अपॉन n है, मतलब e का पावर 0 जा रहा है, ठीक है। तो e रेस टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x वाले में e का पावर 0 जाता है, वैसा कुछ फॉर्म बन सकता है, ठीक है। अब वो चीज मेरे बैक ऑफ द माइंड रहेगी कि भाई e के लिए ये वाला मैंने फॉर्म पढ़ा हुआ है, ठीक है। लॉग रहता तो फिर लॉग के लिए 1 + x देखते, ई के लिए ये वाला फॉर्म पड़ा हुआ है, और वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एक और चीज, हम जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं एक बार में लिमिट अप्लाई करते हैं, सब में एक बार में लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, अच्छा भाई, n तो इंफिनिटी को भाग रहा है, तो एक एक करके 1 बनते भी जाएगा, तो वो तो इंफिनिटी को भागने लग जाएगा, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही थी। तो ये वाला फॉर्म काम नहीं किया, तो जो फॉर्म काम किया वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ई खुद में, अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म है e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n, इसका कॉमन रेशियो भी है e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n, ठीक है। तो इसका सम क्या आ जाएगा भाई? फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो है e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n ना, तो फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो, दैट इज कॉमन रेशियो रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1, नंबर ऑफ टर्म्स n है, -1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो -1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n -1। लेकिन उसके साथ डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा n भी है, और लिमिट अभी भी भाग रही है इंफिनिटी को। अच्छा भाई, अब सोचो, अब देखो आपको ये वाला प्रोफाइल दिख गया। ये वाला प्रोफाइल जब आपको दिखा ना, तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्रिएट क्या करना है, एक डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा 1 अपॉन n 1 अपॉन n क्रिएट करना है, ठीक है। 1 अपॉन n इंफिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। तो इस n को जब आप डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करोगे तो 1 अपॉन n बन जाएगा, ठीक है। ये वाला जो n है, जो आपको वो वाला प्रोफाइल क्रिएट करना है, e रेज़ टू द पावर x माइनस x अपॉन x, ये वाला n जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 अपॉन n बना देगा, ठीक है। और जब ये 1 अपॉन n बना देगा, तो ये पूरी प्रोफाइल तो चले गई, ये पूरी प्रोफाइल तो 1 देने वाली है, तो ऊपर में बचा मेरे पास, ऊपर में हमारे पास बचा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर में n टेंड्स टू इंफिनिटी, e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n बचा, और e - 1 बचा।
अब ये इंडिटरमिनेट नहीं है भाई, क्योंकि 1/n इंफिनिटी पे तो 1 देने वाला है, तो फाइनल आउटपुट केवल e-1 आ जाएगा, केवल e-1 आ जाएगा। ठीक है, तो n इंफिनिटी को टेंड कर रहा था, तो 1 + 1 + 1 कितनी बार 1 ऐड करे, तो वहां तो इंफिनिटी भाग रहा था भाई, इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ओके ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। इस तरह का एक और क्वेश्चन आपको बोनस क्वेश्चंस में मिलेगा। हाँ सुनिया, तू कुछ पूछना चाहता है, पूछ। तो जब ई के फॉर्म में जब सीरीज आता है ना, ऐसे ई के पार्स में, सर तब मोस्टली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही लगा के आगे बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के वो फॉर्मूला में ही वो स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्म आता है ई का। हाँ, एक तो वो होता है, और एक केस होगा सुनिया ना, जब यहां पर ऐसा कुछ दे दिया हो, ये भी इससे बच के रहना, ऐसे -n लिखा हो ना, तो e⁻ समथिंग, वो -n को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सब में, 1 -1 -1 -1 -1 सबको -1 दे देना है। ठीक है, तो वैसे भी वो सॉल्व हो जाएगा, सबको एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ना, तब भी वो सॉल्व हो जाएगा। या फिर उससे रिमूव नहीं होगा, मुझे लगता है यहाँ पर हॉस्पिटल से रिमूव नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं, ये हॉस्पिटल पे जा रहा है क्या। डिनोमिनेटर वाला तो 1/n खा जाएगा, e⁻1/n हो जाएगा, e⁻1/n और 1/n का -1/n², तो ये ऊपर जाने लग जाएगा, ये ऊपर जाने लग जाएगा, और n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है और ये 1 को टेंड कर रहा है, सो इंफिनिटी, फिर ये इंफिनिटी जैसा दिखने लग जाएगा, इंडिटरमिनेट वैल्यू देने लग जाएगा। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो हाँ भाई, बस एक और केस सुनयान, जब यहाँ पर -n लिखा रहता ना, तो मैं थोड़ा सा -n लिखा रहता, तो मैं उस 1 को डिस्ट्रीब्यूट कर देता, और वो फिर वही वाला फॉर्म e⁻ समथिंग माइनस e⁻x when x tends to 0 -1 वाला फॉर्म क्रिएट कर लेता। ढेर सारे -1 वाले फॉर्म क्रिएट होते, तो डिनोमिनेटर में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता। ठीक है, तो उससे बच के रहना, बाकी तो ये जीपी में जा रहा है, बाकी तो ये जीपी में जा रहा है। ठीक है, ओके। अब कभी कभी अब ऐसे क्वेश्चंस है ना ये, क्योंकि ये सारे अलग टाइप के क्वेश्चंस है, तो ऐसा कोई ये रूल नहीं है कि कैसे सोचेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस को बेस बना करके बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं सॉल्व, पर ये क्वेश्चंस पे कैसे पहुंचे वो थोड़ा सा मुश्किल है एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो हाँ, इनको बेस बना लो, इन पे बेस्ड और जो क्वेश्चंस होंगे वो जरूर आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 40 हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है लिमिट। यहां पर बोल रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर है n रेज टू द पावर माइनस ऑफ n स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1, n प्लस हाफ, n प्लस 1/4, और ये सारी चीज अप टू मल्टीप्लीकेशन में n प्लस 1/2 रेज टू द पावर n-1, ठीक है, n-1 होल रेज टू द पावर n, ठीक है। सोचो भाई एक बार इसके बारे में। एक्सपोनेंशियल जैसा फॉर्म दिख रहा है। अच्छा, सर लेना पड़ेगा, वो बाहर n रेज टू द पावर माइनस n का स्क्वायर है, उसको नीचे लेना पड़ेगा पहले, और ऊपर भी आई गेस उसी टाइप का कुछ उसका कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। ओके, तो बिल्कुल सही सोचा है, उसका कोएफिशिएंट नहीं आयुष निकालना पड़ेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो लास्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा था, पहले समझो क्यों, कैसे चमकेगा कि एग्जाम में अगर आ जाए तो हम कैसे सोचेंगे। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा तो पहले तो मैं सोचूंगा कि इसमें सम ऑफ टर्म्स नहीं है, खतरे की घंटी है भाई। सम ऑफ टर्म्स रहता तो n + 1/2, 2n + 1, वो जो भी वाला फॉर्म यूज कर सकते थे। सम नहीं है, प्रोडक्ट है। ठीक है, सम नहीं है, प्रोडक्ट है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 रेज टू द पावर 0 से शुरू हुआ, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर n-1 तक, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है n, और सारे के सारे प्रोडक्ट में है, ऊपर में पावर है n, और यहां पर अगर इससे एक पावर n निकाल दें और इस वाले n को डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो वो n रेज टू द पावर n इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। वो n रेज टू द पावर n का स्क्वायर, उसमें एक पावर n को ऊपर ले लो, क्योंकि ये n रेज टू द पावर माइनस ऑफ n स्क्वायर इज n रेज टू द पावर
माइनस ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय n है, तो एक वाले n को पार में ले जाकर के उस n रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ n को अंदर ले जा सकते हैं इसके, ठीक है। वो 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर n दे देगा और फिर सारे के सारे n को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्योंकि जब n इंफिनिटी को टेंड करता है ना, n इंफिनिटी को टेंड करता है, तो आपको कौन सा फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है भाई? आपको 1 अपॉन n या 0 क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो पक्का पक्का कोई फाइनाइट लिमिट सॉरी कोई इंडिटरमिनेट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसी वाले स्टेप में करते हैं, इसी वाले स्टेप में करते हैं ये वाली चीज में अभी जैसे हमने डिस्कस किया वो वाला एन रेशो। अब देखो फिर से समझो, नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, सम में नहीं है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, इस तरह से। किस तरह से भाई? ये बन जाएगा n प्लस 1 n प्लस हाफ n प्लस 1 अपॉन 4 को 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर लिख रहे हैं और अप टू n प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब ये वाले प्रोफाइल में से मैंने n पार वाला n छीन लिया, तो डिनोमिनेटर में बना n रेज टू द पावर n रेज टू द पावर n, तो n रेज टू द पावर n स्क्वायर यूटिलाइज हो गया और लिमिट n भाग रहा है इंफिनिटी को। अब हर एक टर्म को n दे दोगे तो आपको वो 1 अपॉन n वाला 1 अपॉन इंफिनिटी वाला प्रोफाइल मिलने लग जाएगा। हर एक टर्म के पास जाकर के उसको एक n दे दो, हर एक टर्म के पास जाकर के उसको एक n दे देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हर एक टर्म के पास जाओ उसको n दे दो, तो 1 प्लस 1 अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 2n मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 3n नहीं 3n नहीं होगा, क्या होगा? 2 स्क्वायर n मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। अब देखो, अब जो फिर से गलती करेंगे सभी, फिर से वही गलती करेंगे सर, यहाँ पर डायरेक्टली अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करा देंगे तो फिर अंदर वाला तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अप टू, हाँ ऊपर n पावर में टेंड कर रहा है 1 रेज टू इंफिनिटी, हाँ वो टेंड कर रहा है 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म। तो आप क्या करो, क्योंकि इनका पावर n है, मतलब सभी का पावर n है, ठीक है, सभी का पावर n है, तो ये वाला जो पावर n है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिमिट्स एक साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइनाइट लिमिट्स आनी चाहिए भाई, फाइनाइट आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो फिर अब आप क्या बोलोगे कि इसको लिखेंगे, लिमिट n को भगाएंगे इंफिनिटी को, यहां पर लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन n का पावर n, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 2n का पावर n और अप टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ n का पावर n। अब बताओ यहाँ पर क्या करें इसको? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं, n रैशनल नंबर होता है ना, मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा। n इंफिनिटी को भाग रहा है, रैशनल नंबर नहीं है, मतलब इंफिनिटी भी होगा एक रैशनल नंबर, इंफिनिटी वो अनडिफाइंड फॉर्म को भाग रहा है, तब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करेंगे। अभी वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि e टू द पावर वाला, हाँ e रेज टू द पावर वाला फॉर्म है ये, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है, तो इसको लिखेंगे, सभी में लिमिट आने वाला, तो सभी में e का पावर आने वाला है, e का पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय n अपॉन n, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 करोगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n आ जाएगा। तो अब देखो आप बोलोगे सर क्या लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है? डिस्ट्रीब्यूट तभी होगी जब फाइनाइट लिमिट्स आने वाली हैं, इंडिविजुअल लिमिट्स फाइनाइट होंगी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो पहली वाली लिमिट फाइनाइट आ रही है, क्या ये सेम चीज दूसरी वाली लिमिट के साथ हो रहा है भाई? दूसरी वाली लिमिट बनेगी e रेज टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर वाला पावर वाला n सामने आ गया, नीचे में -1 करोगे तो 2n आ जाएगा, फाइनाइट लिमिट आ रही है, हाँ सारी की सारी लिमिट्स फाइनाइट आएंगी, ठीक है। लास्ट वाले में e का पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी भेजोगे और n को सामने ले आओगे और 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ n आ जाएगा, तो फिर से
ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब यहाँ तो ये तो एक जीपी नहीं है, तो एपी में जाने वाला है। देखो तो ई का पार 1, ई का पार हाफ, ई का पार 1/4 अप टू ई का पार 1/2 रेज़ टू द पावर n-1 ऐसा दिखने वाला है। इसका कोई मुझे सम बता दे भाई, इसका सम क्या होगा? इनफाइनाइट जीपी है, a/1 - r पे जाएगा। 1/1 is 2/1। हाँ, तो ई स्क्वायर आ जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या चार्ज कितना है? ठीक है, ये दे देगा e रेज़ टू द पावर a/1 - 1/2 मतलब e का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीखने को मिली हैं इस क्वेश्चन से, छोटा छोटा पार्ट है इसमें। ठीक है, तो देखना, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिट्स, और एक जब n टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं भाई, सम या प्रोडक्ट वाला n+1/2 2n+1/6 ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, केवल ये n रेज़ टू द पावर -n² को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, वो हमने सीखा यहाँ पर, वो चीज हमने सीख ली भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी तो है, पढ़ सकते हैं आगे, दिख नहीं रहा एक्चुअली। ओके फाइन, ठीक है, चलो किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में भाई? नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। देखो, मैंने तुम्हें एक बहुत फेमस सा पार्शियल फ्रैक्शन याद करने को बोला, 2-3 बार मैंने बता दिया है वो पार्शियल फ्रैक्शन, तो डेलिबरेटली वो पार्शियल फ्रैक्शन फिर से याद करवाने के लिए ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी प्रूव करना है मुझे कि लिमिट्स का मतलब हमेशा ही डायरेक्टली इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करना नहीं होता, कभी कभी आपको समेशन यूज करना पड़ता है, और जब आप समेशन यूज करते हो तो डायगोनल कैंसिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है ये वाले क्वेश्चन में, इफ टर्म r इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय r4 प्लस r² प्लस 1। ठीक है, अब अपने दिमाग में बैठा लो भाई, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या था? ठीक है, कैसे करते थे, इसका फैक्टराइजेशन क्या है, याद कर लो। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आगे लिख देता हूं। देन लिमिट n tends to infinity summation of r is equals to 1 to n tr, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आपको पहले समेशन निकालना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहले समेशन निकालना, और समेशन निकालने के लिए इसका कहीं ना कहीं मुझे चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, समेशन ऐसा नहीं निकलता भाई, पार्शियल फ्रैक्शन से निकलता। याद आया क्या इसका फैक्टराइजेशन क्या था? r² into r² plus r plus 1 into r² minus r plus 1 माइनस r प्लस 1। करेक्ट। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? अब तो आपने सही बोला कि इसके फैक्टर्स मिल गए, एक बनने वाला है। सर वो फैक्टर्स को ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे कि ऊपर r मिल जाए। हाँ, तो यहां पर मिला मुझे r² प्लस r क्या बोल रहा था तू, प्लस 1, और r² माइनस r प्लस 1, r² माइनस r प्लस 1। तो इनको कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि न्यूमरेटर में r मिल जाए? तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में r मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करना पड़ेगा, 2r मिलेगा। हाँ, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं tr इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाय, मैंने हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। हाँ, हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब डिनोमिनेटर में क्रिएट कर दिया r² प्लस r प्लस 1 और r² माइनस r प्लस 1, ये दोनों चीजें क्रिएट कर दी। तो जब 2r मुझे मिल गया न्यूमरेटर में, तो तोड़ दो उसको भाई, उसको तोड़ देते हैं। हाफ तो साथ नहीं छोड़ेगा, न्यूमरेटर का 2r तोड़ दिया, तो न्यूमरेटर में बना r² प्लस r प्लस 1 माइनस r² माइनस r प्लस 1। बहुत स्पेशल, बहुत, अरे तोते उड़ जाते हैं भाई एग्जाम में। ठीक है, अगर याद नहीं रहा तो ठीक है, तो अच्छा है भाई, आप सभी को याद है, बहुत अच्छी बात है भाई, इसका फैक्टराइजेशन याद रखना है, इंटीग्रल कैलकुलस में भी काम आएगा। ठीक है,
आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर प्लस वन माइनस आर। ठीक है, अच्छा अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर देते हैं भाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया। अब मैं निकालूंगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब दो फ्रैक्शंस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इसे। दो फ्रैक्शंस के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दे देगा हाफ, और पहले छोटा वाला 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर प्लस 1 माइनस आर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर। ठीक है, ये तो हुआ पार्शियल फ्रैक्शन। कहानी खत्म नहीं हुई है भाई, ऐसा नहीं आराम से बैठ जाएंगे हो गया मैंने तो निकाल दिया। अरे अभी बच्चा है, आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक रखनी है भाई, और रखनी है तो देखना है कैंसिलेशन कैसा हो रहा है। ठीक है, कैंसिलेशन कैसा हो रहा है ये चीज पता करने के लिए 1 से लेकर एन तक वैल्यू 1 एक एक करके फूक फूक के कदम रखना है। तो पहले आर की वैल्यू 1 रखते हैं, हाफ को सामने रखो, हाफ सभी में आने वाला तो हाफ को भूल जाओ, अंदर वाली चीज की बात करते हैं। अच्छा, आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 दे देगा, माइनस आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 दे देगा। फिर आर की वैल्यू 2 रखेंगे, 1 के बाद 2 रखेंगे तो 2 to 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3। आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 दे देगा, 1/3 माइनस आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो 7 देने वाला है शायद, हाँ 7 देने वाला है, 1/7। ठीक है, अब ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मुझे ये पता चल गया कि कैंसिलेशन कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो कैंसिलेशन ऐसा होना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा भाई। कैंसिलेशन अगर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा तो मुझे जो लास्ट वाला टर्म यहां पर बच रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला टर्म यहां पर बच रहा है आर की वैल्यू n रखने पर, तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n यहां पर बचेगा और उसी को बचा देना। और ऐसा एग्जाम में कर सकते हो, बिल्कुल खुली छूट है भाई, तुम्हें खुली छूट है, पूरा डिस्काउंट है। बस चेक कर लो डायगोनल कैंसिलेशन कैसा हो रहा है। n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अच्छा, तो संसार में बचा एक ये वाला 1 और बचा एक ये वाला नंबर या ये वाला टर्म बट नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो टी आर बन गया हाफ 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, ये तो मेरा टी आर है। टी आर का समेशन हो जाएगा ना, मैंने सबको सम निकाल दिया। हाँ, समेशन, ये समेशन है r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक टी आर। इसकी लिमिट निकालनी है, इसकी लिमिट में कहाँ भेज देना है n को, इन्फिनिटी पे। मतलब आंसर दिख गया तुम्हें, क्या आ रहा है आंसर, 1/2 आ रहा है। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n टी आर, ये आ जाएगा। कुछ है ही नहीं, वो इंफिनिटी जाने वाला, सिंपली हाफ आने वाला आंसर, सिंपली हाफ आने वाला है। बहुत ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलो भाई नोट डाउन कर लिया तो थोड़ा हम विश्राम करेंगे अब। तो आगे बढ़ाते हुए हम अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, समुद्र से एक बूंद पानी निकालना है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है, और इसमें भी लोग हथियार डाल देते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव माइनस ऑफ 1 प्लस, ठीक है सुज्ञान, माइनस ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, सुज्ञान वही सुपरमैन वाला ही पहना है क्या अभी भी? हाँ ठीक है, ऐसा मतलब नहाया नहीं है सुबह से, सुबह ही नहाया हूँ। सुबह नहाया है क्या? ओके, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं 2-3 दिन नहीं नहाता हूँ? तुम्हें अगर ऐसा लगता है तुम्हें गलत लगता है, मैं 4-5 दिन नहीं नहाता हूँ। ठीक है, सो यहां पर आने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है समुद्र से वो एक बूंद निकालने वाली चीज। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर है टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, पर इसके साथ ही फिर से एक प्लस, इसके साथ ही फिर से एक स्क्वायर रूट है, और उसके अंदर है, उसके अंदर पता है क्या है, उसके अंदर है टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, प्लस इसके भी अंदर एक स्क्वायर रूट है, और उसके अंदर पता है क्या था, वही है, हाँ टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, और ये क्वेश्चन हम एक रीजन से कर रहे हैं, अप टू ये प्लस करके इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ढेर सारे स्क्वायर रूट आते जा रहे हैं,
क्योंकि आज ही सुबह मैंने देखा कि टीपीपी में ऐसा एक क्वेश्चन था और आप सभी ने वो क्वेश्चन डाउट में नहीं पूछा है, इसका मतलब आपने एक्सपेंशन लगाया होगा या डेरिवेटिव लगाया होगा, ठीक है। और फिर समुद्र ज्यादा सर पूछा था क्या? समुद्र में एक को एक्स लेंगे ना। हाँ, इस समुद्र में किसी को तो, लेकिन समुद्र देख, ये ना यहाँ पर दो दो समुद्र हैं भाई, अटलांटिक और पैसिफिक मिल रहा है भाई, कहीं पर जाके मिलने वाले हैं, ठीक है। कहाँ मिलेंगे भाई? सुएज कैनाल में मिलने वाले हैं, सुएज कैनाल नहीं, पैनामा कैनाल में। तो और भी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में है -1 प्लस, यहां पर भी है एक स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर है खूबसूरत सा एक्स क्यूब। अच्छा भाई, उसके साथ ही स्क्वायर रूट में है एक्स क्यूब, ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट वाले स्क्वायर रूट में भी एक्स क्यूब है, और उसके साथ ही नेक्स्ट वाले स्क्वायर रूट में भी एक्स क्यूब है, नेक्स्ट वाले स्क्वायर रूट में भी एक्स क्यूब है, और सो ऑन, ऐसा ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है भाई ऋषिकेश? यस। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट कैनाल पता है कौन सा है? नहीं है, ये दोनों ही नहीं है। सूज कैनाल सबसे बिजिएस्ट मैनमेड कैनाल है, नेचुरल कैनाल भी है कोई यूरोप में, काफी बिजी रहता है। पता नहीं। हाँ ठीक है, हम कोई थोड़ी ना ज्योग्राफी वगैरह पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सर ब्रिटेन में है क्या? हाँ, क्या नाम है ऋषिकेश? सर नाम मालूम नहीं, जस्ट ब्रिटेन में। अच्छा, ओके। हाँ सुनिया, करेक्ट है, कील मतलब वो कील नहीं जो तुम ठोकते हो, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। तो पहले तो जो ऊपर वाला इक्विवेलेंट टर्म है वो क्या आने वाला है वो हम पता कर लेते हैं। ऊपर वाला इक्विवेलेंट टर्म, तो देखो पहले मैं केवल ये वाले मसाले की बात कर रहा हूं, ये जितना भी मसाला है इसकी बात करते हैं भाई, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट कोई एक्स के बराबर है, एक्स नहीं वाई के बराबर है। सो y इज इक्वल्स टू ये जो भी ब्लू वाला मसाला है, तो उसमें मैं ऐसा लिखूंगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x और प्लस y, क्योंकि समुद्र से मैंने एक बूंद पानी निकाल लिया है, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो अब आपको y की वैल्यू चाहिए, एक कंडीशन होती है इसमें, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब पक्का पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, ठीक है। तो वो कहानी आप कई बार देख चुके हो, तो उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। वाई स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। अच्छा, इसका मतलब y की वैल्यू खुद किसके बराबर है? y की वैल्यू है माइनस ऑफ b, प्लस और माइनस की जगह पर केवल प्लस लेंगे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b स्क्वायर दैट इज 1 और 4ac दैट इज 4 टाइम्स ऑफ माइनस 4ac है, 4 टाइम्स ऑफ tan x माइनस साइन ऑफ x, टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा भाई, ये तो कहानी हुई उस न्यूमरेटर वाले समुद्र के एक बूंद पानी, पूरे समुद्र की, ठीक है। न्यूमरेटर का काम तो हो गया, ये वाली वैल्यू आने वाली है न्यूमरेटर से, ठीक है। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर निकालना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। वहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, ठीक है। z इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस z, ठीक है। तो वहां से z की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा भाई, तो मैं बोलूंगा कि अगर z इज बीइंग इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस जेड का स्क्वायर रूट, समुद्र से एक बूंद पानी निकाल लिया, तो मतलब जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहां से भी नेगेटिव वाली वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर रूट पे कंसीडर कर रहे हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज को उड़ा दो। सो z विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट, प्लस माइनस नहीं केवल प्लस, मैं माइनस का रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, माइनस का रिस्क नहीं लूंगा मैं, यहां पर ले लूंगा माइनस ऑफ बी दैट इज 1 प्लस माइनस में केवल प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 2a, तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ग्रीन वाला मसाला भाई, अरे ये तो कुछ और ले लिया है, लाइटर चाहिए।
ग्रीन वाला मसाला आ गया, ठीक है, ग्रीन वाला मसाला आ गया। ओके, अब इन दोनों की वैल्यूज रख देते हैं। इन दोनों की वैल्यूज जब रख देंगे, इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव दिख रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव दिख रहा है। ओके फाइन। इसके साथ क्या आ जा रहा है? -1 प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस, हाँ भाई, -1 प्लस y को ये एक्सपेंशन दो, y को एक्सपेंशन दो, तो -1 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ tangent of x minus sin of x, और this thing divided by 2, this whole thing divided by 2, ठीक है, this whole thing divided by, डिनोमिनेटर में भी है एक -1, डिनोमिनेटर में भी है एक नेगेटिव ऑफ 1 प्लस z, दैट इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x सर एक्सपांशन करेंगे क्या आगे? डिवाइडेड बाय 2। एक्सपेंशन नहीं, अब हमें चेक करना है कि कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो पहले तो वो एलसीएम लेकर के वो 2 को कैंसिल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं 0/0 बन रहा है, ∞/∞ बन रहा है, कोई और फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो ओके, हाँ एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा, पर हाँ कब लगाना है वो देखना पड़ेगा। तो जब आपने एलसीएम ले लिया तो -2 + 1 आपको दे देगा -1, तो आपको ऐसा मिलेगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। हमने ले लिया एलसीएम, तो कुछ ऐसा बन गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, घबराओ मत, मैं आप ही से पूछने वाला हूं, 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, और -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x क्यूब माइनस 1, 1 प्लस 4x क्यूब माइनस 1, ठीक है। 12% बैटरी है, थोड़ा सा मैं जल्दी करता हूं, ठीक है। ओके फाइन। सो इसके बाद कहानी थोड़ा सा, इसके बाद कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है भाई। अब देखो 0/0 का फॉर्म दिख रहा है कि x की वैल्यू 0 रखने पर 1 - 1 आप चाहो तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हो, पर डिफरेंशिएट करोगे क्या? कभी नहीं करोगे। स्क्वायर रूट दिखा, क्या करोगे? रैशनलाइज, ठीक है। रैशनलाइज किया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव आ गया। रैशनलाइज किया, ऊपर में बचेगा 4 टाइम्स ऑफ, टेंजेंट के लिए t लिख रहा हूं, साइन के लिए s लिख रहा हूं, तो 4 टाइम्स ऑफ t माइनस s, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साथ साथ रैशनलाइज कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर का पॉजिटिव साइन वाला पार्ट न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 4x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही रैशनलाइज किया डिनोमिनेटर को, तो ऐसा बनेगा भाई, वहां पर बनेगा 4x का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का पॉजिटिव करके, तो 1 प्लस 4 tan माइनस साइन, नहीं प्लस 1, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आपने एक चीज सुबह ही सॉल्व की है, देखो यहां पर ये वाले फॉर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, नहीं ये यहां पर स्क्वायर रूट एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है, ये पूरे स्क्वायर रूट नहीं किया है, ठीक है। 1 + 1 अपॉन 1 + 1 का फॉर्म आ जा रहा है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 का फॉर्म, ये तो एक फाइनाइट वैल्यू देने वाला है, ये तो पूरा 1 देने वाले हैं, पर मैं अभी डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, पहले मैं देखूंगा इस टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x क्यूब को। तो आपको अभी ऋषिकेश ने बोला कि सर यहां पर हमें एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा भाई, दूसरे वाले पार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एक्सपेंशन यूज करेंगे, tan ऑफ x का एक्सपेंशन, बोलो भाई, x प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस रेज टू द पावर 5 बाय 15, 2x रेज टू द पावर 5 बाय 15 एंड सो ऑन। तीन ही टर्म याद करना है, साइन x का है x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन, और डिवाइडेड बाय x क्यूब। आपको पता है x का पावर 5 कोई काम का नहीं, x तो कैंसिल होने वाला, और x का पावर 5 x टेंड्स टू 0 पर ये वाली चीज तो 0 होने वाली है, ये वाली चीज भी 0 होने वाली है, तो बचेगा क्या?
बचेगा केवल जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट्स हैं। तो एक बार आएगा 1/3, दूसरे जगह से आएगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाय, बाकी में x की वैल्यू 0 रखोगे तो 2/2 मिल जाएगा, वो कैंसिल हो जाने वाले हैं। तो इससे आउटपुट आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6 मतलब 1/2। तो दिस इज द सेम आंसर व्हिच यू हैव गॉट इन दैट क्वेश्चन फ्रॉम टीपीपी। टीपीपी के उस क्वेश्चन में भी यही आंसर आया होगा आपका, ठीक है।